अभी हमारे बड़े साहब को भी 8 साल मिल गया। अभी बना कुछ नहीं है, बिका ज्यादा है। अब बोलने पे केस भी है, हथकड़ी भी है, जेल भी है। अभी मेरा लंदन का वीजा रिजेक्ट हुआ है 4 दिन पहले। आप में से कई साथी ने देखा होगा। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार, वो तो पार्टी उनकी नहीं थी, उसके बावजूद रिप्रेजेंटेशन का मिला कि नहीं मिला। जब भारत का विभाजन हो गया तो अंबेडकर तो हाउस में थे नहीं, तो अंबेडकर हाउस में कैसे गए? कांग्रेस के रिकमेंडेशन से गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अपनी पार्टी से जीत कर तो नहीं गए थे वहां पे। जब दोबारा उनको लाया गया था तो उसमें संविधान सभा में गए, आपके लिए प्रावधान किया और पूरा भाषण लखनऊ में जाके 1948 में उन्होंने भाषण दिया था कि व्हाई आई हैव ज्वाइंड दिस कांग्रेस गवर्नमेंट। मैंने कांग्रेस गवर्नमेंट क्यों ज्वाइन किया है। और नेताओं के पास जाइए तो अपने व्यक्तिगत काम के लिए मत जाइए, जाइए सोशल एजेंडा लेकर उनके सामने जाइए। समाज राज सत्ता आते जाते रहेगी, लेकिन जिसका समाज सशक्त होगा ना, वही समाज आगे बढ़ेगा, वही मजबूत होगा। नारे बहुत लग रहे हैं, ये सामाजिक न्याय सप्ताह मनाया जा रहा है, सामाजिक न्याय सप्ताह, लेकिन जो भी 70 साल में जो सार्वजनिक संस्थाएं बनी थी, जो भी बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, पीएसयू बना, सब कुछ बना, वो इसी 7-8 साल में रॉकेट की रफ्तार से बेचा जा रहा है और सामाजिक न्याय सप्ताह मनाया जा रहा है। बड़ा खुश होंगे आप। मुझे गले में माला, विचारों पर ताला नहीं चाहिए। आदरणीय मनोहर चंद्रिकापुरे साहब, आज के सभा के अध्यक्ष डॉक्टर अमित मेश्राम साहब, प्रभाग गर्दे साहब, भवन मेश्राम साहब, अमृत बंसोड़ साहब और इस सभा में जितने साथी हैं, देवियों सज्जनों, आप सभी को जय भीम। और आज इस ऐतिहासिक दसरा मैदान में, जहां पर 21 अप्रैल 1954 को बाबा साहब ने मिड टर्म चुनाव के समय प्रचार के लिए जब यहां आए थे और इसी मैदान पर 2 लाख लोगों की भीड़ थी, उस मैदान पर आपने मुझे ये बोलने का अवसर दिया, ऐतिहासिक अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। आप सभी का शुक्रिया। आज ज्योतिबा फुले की जयंती है। सबसे पहले आप सभी को उनकी जयंती की बधाई। और चूंकि इस मैदान में राजनीतिक सभा हुई थी, एक पॉलिटिकल कैंपेन में डॉक्टर अंबेडकर आए थे, इसलिए आज मैं कोशिश करूंगा कि इस मैदान में उन्होंने जो भाषण दिया था, जो व्याख्यान दिया था, उसी व्याख्यान को दोहराऊं आपके सामने कि 1954 में उन्होंने क्या कहा था, 1954, और आज के संदर्भ में अगर डॉक्टर अंबेडकर इसी मैदान में बोलते होते तो क्या बोलते, ये कुछ मैं बोलूंगा, कुछ आपको समझने के लिए छोड़ दूंगा। सबसे पहले, आज चूंकि महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है, इसलिए उनके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, ये कुछ मैं आपको सुनाने वाला हूं। और एक बात है, मैं इतिहास का छात्र हूं, जो कुछ कहता हूं, लिखता हूं, बोलता हूं, वो बगैर रेफरेंस के नहीं बोलता। कथा कहानी नहीं सुनाता मैं। कथा प्रवचन सुनाने के लिए आजकल बहुत साधु लोग घूम रहे इधर उधर, तो मैं बगैर रेफरेंस के मैं बात नहीं करता। तो पहले लोकसभा चुनाव पे लिए चलता हूं कि पहले लोकसभा चुनाव में 17 नवंबर 1951 को मनमाड़ में एक सभा हुई थी, और उस सभा में बाबा साहब ने जो भाषण दिया था, उसमें ज्योतिबा फुले का जिक्र किया था। और जिक्र इतना महत्वपूर्ण है कि मैं समझता हूं कि आज भी वो उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतना ही रेलेवेंट है। उस चुनाव में
सोशलिस्ट पार्टी और डॉक्टर अंबेडकर के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में चुनावी गठबंधन हुआ था। नोट कीजिएगा, गठबंधन हुआ था। और डॉक्टर अंबेडकर ने, देखिए, एक तो पहले संदर्भ समझिएगा, 1954, उस समय सत्ता में सर्वशक्तिशाली कांग्रेस पार्टी थी और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो होंगे, जाहिर है कांग्रेस पार्टी रही हो। तो जो उस समय कह रहे थे, अगर उसको उसी तरीके से आज अगर समझेंगे तो मुझे लगता है कि आप गलत कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, क्योंकि अब सत्ता में कांग्रेस है नहीं। सत्ता में अब उससे भी आगे, 2 कदम आगे, जहां पे एकदम गले में माला, विचारों पर ताला वाली सरकार है। कुछ भी बोलेंगे तो तुरंत अरेस्ट कर लेगा, कुछ भी बोलेंगे ईडी लगा देगा, इनकम टैक्स लगा देगा, पुलिस लगा देगा। तो इसीलिए मैंने पहले कहा कि आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते तो किसके खिलाफ ही दसरा ग्राउंड में भाषण देते, ये आज के संदर्भ में आपको समझना है। इसलिए उनके विचार जो उस समय थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे पूजो, मेरी भक्ति करो। बुद्ध को कोट कर करके बार बार कहते हैं कि बुद्ध ने कहा है कि पहले अपने से जानो, पहचानो, प्रत्यक्ष देखो, मेरा कहना नहीं मानो। तो उस समय चूंकि सर्वशक्तिमान कांग्रेस पार्टी थी, तो उसके बारे में कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर, मुझे डर है कि इस चुनाव में कांग्रेस ही जीतेगी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को हराया नहीं जा सकता, लेकिन डर है कि कांग्रेस ही जीतेगी। इसका कारण यह है कि कांग्रेस विरोधी दलों में एकता नहीं है। कई पार्टियां हैं और हर पार्टी द्वारा अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। ये उम्मीदवार आपस में झगड़ेंगे और उनके झगड़ों के कारण कांग्रेस विरोधी ताकतों का बल कम होगा और कांग्रेस की जीत होगी। ये एक फॉर्मूला है। आज वही बात अगर डॉक्टर अंबेडकर यहां होते तो बीजेपी के लिए कहते होते कि ऑपोजिशन में अभी एकता नहीं है, विखंडन होता है, इसीलिए वो जीत जाती है। यही बात कहते हैं बीजेपी के लिए। बहरहाल, समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बारे में उस चुनाव के भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने ज्योतिबा फुले को याद किया और जो उन्होंने कहा बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि मुझसे सवाल पूछा गया कि महाराष्ट्र की शेतकारी कामगार पार्टी किसान मजदूर पक्ष से आपने हाथ क्यों नहीं मिलाया, कि सोशलिस्ट से हाथ मिला लिया, लेकिन महाराष्ट्र की जो पार्टी है शेतकारी कामगार पार्टी, उससे हाथ नहीं मिलाया। कह रहे हैं कि आज से पहले इस विषय पर मैंने सार्वजनिक बात नहीं कही, लेकिन आज जवाब देने वाला हूं। कहते हैं कि पहले यह दल शेतकारी कामगार पार्टी, पहले यह दल ब्राह्मणेतर दल था, गैर ब्राह्मणों का दल था और इसका प्रभाव महाराष्ट्र, मद्रास, बंबई, हर जगह इसका प्रभाव था। चूंकि इस पार्टी की शुरुआत माननीय ज्योतिबा फूले ने की थी, इसलिए इस पार्टी के अनुयायी अपने को माननीय फूले के अनुयायी कहलाने लगे, लेकिन वे केवल नाम मात्र के ही अनुयायी रहे, केवल नाम मात्र के ही अनुयायी रहे। ज्योतिबा का कार्यक्रम, उनकी नीतियां आदि बातों को इन लोगों ने त्याग दिया। जो पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर, कि उन्होंने ज्योतिबा के कार्यक्रम को त्याग दिया, अपने अलग अस्तित्व को जमीन में अपने ही हाथों गाड़ कर वे कांग्रेस में शामिल हो गए। आजकल कांग्रेस में कम, बीजेपी में ज्यादा लोग जा रहे हैं। तो आजकल खाली संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट बदल दीजिएगा, सारी बातें आपको सही नजर आएगी। लेकिन अभी भी अगर 70 साल पहले की बात ध्यान में रखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, तब आप गलत दिशा में जाएंगे। चलिए आगे कह रहे हैं कि कालांतर में ये ब्राह्मणेतर दल सिर्फ नाम मात्र का रह गया। ज्योतिबा का अनुयायी कहलाने में मुझे पहले कभी शर्म महसूस नहीं हुई और नहीं आज होती है। आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि केवल
मैं ही आज तक ज्योतिबा से ईमानदारी और निष्ठा के साथ जुड़ा हुआ हूं। ये डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। अकेले सिर्फ मैं ज्योतिबा के विचारों पर अडिग हूं। ये कब कर रहे हैं? 1951 में कह रहे हैं। मुझे इस बात का भी यकीन है कि इस देश में जनता के सर्वांगीण हित का उद्देश्य लेकर भले ही कोई दल आए, इस देश में आम जनता का उन्नति का कोई भी प्रोग्राम लेकर भले ही कोई दल आए, उस दल का कोई भी नाम हो, उसे ज्योतिबा की नीतियों, उनके दर्शन और उनके कार्यक्रम के सहारे ही आगे बढ़ना होगा। ये डेमोक्रेसी में, लोकशाही में ज्योतिबा फुले का क्या इंपॉर्टेंस था, डॉक्टर अंबेडकर हाईलाइट कर रहे हैं। प्रजातंत्र तक पहुंचने वाला वही एक सही रास्ता है, ज्योतिबा फुले का रास्ता। समाज के 80% लोगों को विद्या प्राप्ति से वंचित रखना और उन्हें समाज, आर्थिक, राजनीतिक गुलामी में बांध कर रखना, खुली आंखों से जब दिखाई देता रहे तब स्वराज कहकर हल्ला मचाने से क्या फायदा। आज भी जो हालत एजुकेशन की है, रोजगार की है, आज आप देख सकते हैं, नारे बहुत लग रहे हैं। ये सामाजिक न्याय सप्ताह मनाया जा रहा है, सामाजिक न्याय सप्ताह, लेकिन जो भी 70 साल में जो सार्वजनिक संस्थाएं बनी थी, जो भी बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, पीएसयू बना, सब कुछ बना, वो इसी 7-8 साल में रॉकेट की रफ्तार से बेचा जा रहा है और सामाजिक न्याय सप्ताह मनाया जा रहा है। बड़ा खुश होंगे आप। मुझे गले में माला, विचारों पर ताला नहीं चाहिए। मुझे बाबा साहब की सबसे लंबी, सबसे ऊंची मूर्ति नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि बाबा साहब ने जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया था, सरकार बोले कि हर साल 1000 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बच्चों को हम विदेश में पढ़ाएंगे, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज पढ़ाएंगे। ये करें। हम ये चाहते हैं, हम एजेंडा सेट करना चाहते हैं। लंबा भाषण है, लेकिन ये रेलेवेंट पोर्शन यही था, ये मैंने आपको बताया। अब आता हूं कि जब भंडारा चुनाव में, क्योंकि आज ज्योतिबा की जयंती है, तो डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भों से समझना जरूरी है। और एक बात मैं कह दूं आपको साफ साफ कि डॉक्टर अंबेडकर ने जिनको गुरु माना वो कौन थे? कबीर थे, फूले थे। उनको अमेरिका में, कोलंबिया में फेलोशिप किसने दी? गायकवाड़ ने, बड़ौदा महाराज ने। उनको जब लौट के आए तो उनको यहां समर्थन किसने किया? अखबार चलाने के लिए पैसे देना और उनका मोरल बूस्टअप करना, साहू जी महाराज ने। चारों ये पिछड़े समुदाय के थे, चारों। इसमें जो संदेश है, मुझे लगता है शायद आजकल ना दलित समझ रहे हैं ना पिछड़े समझ रहे हैं। बगैर इनकी एकता के आप चार जो है ना एमएलए नहीं जितवा सकते हो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जितवा सकते हैं? नहीं। बहुजन जो कहते हैं, बैकवर्ड एंड डिप्रेस क्लासेस, उसको सही से उतारना होगा। इसीलिए बाबा साहब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के पहले वो सोशल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, सामाजिक लोकतंत्र। तो जब तक वो दिल से एका नहीं होगी, तब तक चंद मुट्ठी भर लोग आपको जात जात में बांटेंगे और जात जात की पार्टी बनवाएंगे। 100 वोट 50 वोट काटेंगे, आपको नशा चढ़ाएंगे, इंजेक्शन देंगे कि इस देश का हुक्मरान बनना है। महाराष्ट्र की भी कुछ पार्टी है इधर उधर घूमती रहती, हुक्मरान बनना है। भाई एक काम करो, पहले महाराष्ट्र में 4 काउंसलर जितवा लो, हुक्मरान तो बाद में बनाना। एजेंडा सेटिंग करो भैया। एजेंडा कुछ नहीं, सब नशे में है। जिसको देखो सबको आमदार और खासदार बनना है, एमएलए एमपी बनना है। अभी अम्बेडकरनामा हमारा यूट्यूब चैनल है, जाकर देखिए, उसमें एक चलान है आजकल, सक्सेस और इंस्पायरिंग स्टोरीज। करोड़पति अरबपति दलित की सफलता की कहानी सुना रहे, उनसे मिलवाते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और दिखाते हैं। ख्वाब भी पाल रहे हो तो वही उतना ही पाल रहे हो।
अरे एक आध 10-20 हजार करोड़ का अंपायर बनाओ, नशे से बाहर निकलो। अगर आज डॉक्टर अंबेडकर इस मैदान में खड़े होते तो मैं समझता हूं कि वो अपना पार्टी डिसमेंटल कर दिए रहते, खत्म कर दिए। महाराष्ट्र में देखिए 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बनाता है। मैं आता हूं, घूमता रहता हूं, एक अकेले एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में दोनों मिलके, सब कह रहा हुक्मरान बनेंगे। एक विधायक नहीं जितवा सकता है, एक आमदार नहीं जितवा सकता है। इसलिए इस कंफ्यूजन से दूर रहिए और नेताओं के पास जाइए तो अपने व्यक्तिगत काम के लिए मत जाइए सोशल एजेंडा लेकर उनके सामने जाइए। समाज राज सत्ता आते जाते रहेगी, लेकिन जिसका समाज सशक्त होगा ना, वही समाज आगे बढ़ेगा, वही मजबूत होगा। नेता और नेतागिरी के पीछे ज्यादा भागने से बहुत फायदा। उदाहरण देके मैं समझा सकता हूं आप। डॉक्टर अंबेडकर ने कई पार्टी बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और रिपब्लिकन पार्टी। लेकिन चुनाव वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी पे ही लड़ पाए। लेकिन जितना कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है हमारे लिए, आपके लिए या पूरे देश के लिए, मैं कह रहा हूं, वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़के जीत के किया उन्होंने, या फिर एजेंडा सेटिंग करके किया। ये 2 में से तय करना होगा, 2 में से तय करना होगा कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के कुछ विधायक जीते उस समय, काउंसिल मेंबर्स, लेकिन जितने बड़े बड़े काम डॉक्टर अंबेडकर ने किए वो समाज की ताकत से और वो प्रेशर ग्रुप बना के किया। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, साइमन कमीशन, सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार, वो तो पार्टी उनकी नहीं थी, उसके बावजूद रिप्रेजेंटेशन का मिला कि नहीं मिला। जब भारत का विभाजन हो गया तो अंबेडकर तो हाउस में थे नहीं, तो अंबेडकर हाउस में कैसे गए? कांग्रेस के रिकमेंडेशन से गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अपनी पार्टी से जीत कर तो नहीं गए थे वहां पे। जब दोबारा उनको लाया गया था तो उसमें संविधान सभा में गए, आपके लिए प्रावधान किया और पूरा भाषण लखनऊ में जाके 1948 में उन्होंने भाषण दिया था कि व्हाई आई हैव ज्वाइंड दिस कांग्रेस गवर्नमेंट। मैंने कांग्रेस गवर्नमेंट क्यों ज्वाइन किया है? उसका कारण है कि चलिए बहुत कुछ नहीं, लेकिन यहां कुछ मिला तो सही। हम समुदाय के कुछ हक तो हम कम से कम सुरक्षित कर पाए। हमारे लोग आजकल बहुत नशे में रहते हैं, और जैसे गुदगुदी लगने वाला भाषण होता है ना, वो दीजिए तो बहुत अच्छा लगता है, खूब खुश होता है। कुछ लोग पूरा लगा हुआ है, किसी को रशिया भेज देंगे। एक आदमी को तो गांव से नहीं निकाल सकते हो भाई। क्या आमदार साहब, ठीक कह रहा हूं? एक आदमी को गांव से नहीं निकाल सकते हो। कुछ लोग यूरेशिया भेजने में सारा एनर्जी लगा रहा है। अरे भाई, यूरेशिया भेजोगे वो पासपोर्ट भी बनवाना पड़ेगा, पाकिस्तान से बातचीत भी करना पड़ेगा, टफ बॉर्डर है, अफगानिस्तान से भी बात करना पड़ेगा, किधर से भेजोगे? और यूरेशिया वालों से बात करना होगा कि इधर से कुछ हम जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां कहां रखिएगा? रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा। ये फालतू के काम में बहुत सारी एनर्जी जो है आपके बर्बाद की जा रही है। रियल क्या है? रियल ये है, मैं ये समझ रहा हूं, कुछ लोगों को नारे पसंद आते हैं कि आरएसएस, कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है और कांग्रेस बीजेपी एक ही है। नारे पसंद आते हैं। जिस समाज को ये समीक्षा करने की बौद्धिक औकात नहीं हो, उस समाज का कुछ भला नहीं हो सकता है। मैं कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं, इतिहास का छात्र हूं, इसलिए समीक्षा करके बता देता हूं। अच्छा लगे तो सुन लेना, नहीं अच्छा लगे छोड़ देना। अगर दोनों एक ही है तो फिर संविधान सभा क्यों बनी? डॉक्टर अंबेडकर को राजेंद्र प्रसाद के कहने पे क्यों लाया गया? उसी समय सीधा मनुस्मृति लागू कर देना चाहिए था, लागू होना चाहिए था ना। फिर आरक्षण का प्रावधान क्यों हुआ? वर्ण व्यवस्था लागू हो जाना चाहिए था। क्यों रिजर्वेशन का प्रावधान हुआ? बाबा साहब का परिनिर्वाण 1956 में हुआ।
लेकिन उसके बाद भी बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, पीएसयू बने, सब बने कि नहीं बने? तो बने तो जितने पैंट शर्ट पहन के टाई वाई लगा के बैठे हुए लोग हैं, उसी सरकारी संस्थाओं में नौकरी मिली, और उसी से थोड़ा सा हम लोग ये बोलने पढ़ने लिखने लायक हुए, और उसी को ये बीजेपी वाले बेच रहे हैं चुन चुन के। आपको 10 साल के बाद नौकरी किसी को नहीं मिलने वाली। 100 लोग रिटायर कर रहे हैं, 5 लोगों को नौकरी मिल रही है। 10-15 साल बाद वो फिर खेत में काम करना पड़ेगा, जितना पेट वेट निकला हुआ है, बीपी शुगर वगैरह सब ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह सब ठीक हो जाएगा। तो ये बेच रही है, जो कि एक बड़ा मिडिल क्लास बना था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का, और बाद में ओबीसी का भी। तो जब सारा रेल और हवाई जहाज अडानी का हो जाएगा, तो अडानी जी से जाके मांग लेना कि हमको दीजिए इसमें रिजर्वेशन। कह सकते हैं क्या आज शेड्यूल कास्ट की कोई भी पार्टी, मैं भारत दावा कर रहा हूं, अभी प्रेशर बिल्डअप करना जरूरी है कि सबको नेता बनना जरूरी है? 2 में से तय कर लीजिए। मैं पहले एजेंडा के साथ हूं, इसलिए यहां कहने आया हूं कि हमें अपने समाज के हक हकूक के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए, उसके डिग्निटी के लिए, उनके सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, हम कुछ बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एजेंडा आगे आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नेता बने जा रहे हैं, एजेंडा गायब है, कोई समाज का एजेंडा ही नहीं। भाई पूंजीवाद आ चुका है, इसमें हिस्सेदारी आपकी क्या होगी पता नहीं। कहां आपके बिल्डर हैं, कहां आपके 1000 करोड़ के कोई कंपनी चल रहा है, कहां है बताइए? कोई ड्रीम्स नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल कुछ लोग जो है वो नागपुर से ही कंट्रोल होते हैं और आपको गलत गुमराह दिखा रहे हैं रास्ता। अरे एमपी बन सकता है, विधानसभा महाराष्ट्र में 230 ही 40 जा सकता है, कितना है टोटल? 228 ही जा सकता है ना। ये सब लोग चले जाएंगे वहां पर, कुछ लोग वहां जाएगा, कुछ लोग इंजीनियर बनेगा, कुछ लोग डॉक्टर बनेगा, कुछ लोग बिजनेसमैन बनेगा, कुछ इंटेलेक्चुअल बनेगा, कुछ पत्रकार बनेगा, कि सब आमदार ही बन जाएगा। तो ये नशा जितना जल्दी है उतारिए, और रिटायरमेंट के बाद आसपास जितने बच्चे हैं उसको अंग्रेजी पढ़ाइए, तब जाके बात बनने वाली है। चलिए, मुझे लगता है कि आधा घंटा होने को है, अभी भंडारा भाषण पे नहीं आया हूं, अभी है 7-8 मिनट। जब वो नागपुर आए थे भंडारा में आने के लिए, 21 को यहां प्रोग्राम था, 20 को नागपुर पहुंचे थे, तो वहां पे एक बड़ा जबरदस्त नारा लगा था, जो इस किताब में लिखा हुआ है डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग स्पीचेस में, और नारा शायद भूल गए। अंबेडकर जिंदाबाद, थोड़े दिन में भीमराज। क्या था? मैं बोलूंगा अंबेडकर जिंदाबाद, आप बोलिए थोड़े दिन में भीमराज। अंबेडकर जिंदाबाद। लेकिन आया नहीं, क्यों नहीं आया? समीक्षा तो होना चाहिए, समीक्षा होना चाहिए। बाबा साहब को जो है ना भगवान बना के, उनके पूरा आइडियाज को जो है आपने तहस नहस कर दिया। सीमित महत्वाकांक्षाओं के कारण, छोटे छोटे लालच के कारण। मैं तो कई बार आता हूं महाराष्ट्र में, कहता हूं इतना बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बनाए बाबा साहब ने, यहाँ पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई, संस्थान बनाए, सब बनाए, पता नहीं कहां ठीक काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है पता नहीं। आरएसएस उसी समय बना, कितने हजारों स्कूल चला रहा है। कैसे आप जीतेंगे, कैसे लड़ेंगे, कैसे भीमराज आएगा, कैसे हुक्मरान बनेंगे, ये तो बता दीजिए। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी, सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज, ये सब उनके बनाए हुए थे। जनता अखबार, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, भूषण प्रिंटिंग प्रेस, सब कहां गए? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देना होगा। बगैर संस्थाओं के निर्माण के, बगैर बुद्धिजीवियों के निर्माण के आप कोई लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। नंबर से सिर्फ लड़ाई नहीं जीती जाती है, उसके लिए वैचारिक वर्चस्व, वैचारिक इसकी जरूरत होती है। लेकिन हमारे समाज में चिंतन मनन के काम को, पढ़ने लिखने के काम को, चिंतन मनन के काम को, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के काम को बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। अभी आ जाएंगे उधर थानेदार साहब, सब सैल्यूट मारेंगे, प्रोफेसर आएगा तो उसका कोई ये नहीं,
इसमें कोई इन्वेस्ट समाज नहीं करता है, फ्री में चाहिए सब इंटेलेक्चुअल। ठीक कह रहा हूं? नहीं, फ्री में चाहिए इंटेलेक्चुअल। अरे सोचने में 10-10 साल लोग सोचता है तो इतना निकलता है। एक लेख आर्टिकल लिखने में कई महीने लग जाते हैं, लेकिन इस काम का इंपॉर्टेंस हमारे समाज में नहीं है। और सबको नशा है। तो जब तक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी नहीं होगी, न लॉयर है, न इकोनॉमिस्ट है, न हिस्टोरियन है, न सोशियोलॉजिस्ट है, कुछ भी नहीं, लेकिन तब भी नशा है कि देश का राजा बनना है। कैसे बनना है नहीं पता है, खाली नारे लगाते रहो सपने में। बहरहाल नागपुर में जो उन्होंने भाषण दिया था उसके कुछ अंश मैं आपको सुनाता हूं, और उसके बाद थोड़ा सा अगर समय होगा तो फिर मैं भंडारा वाले पे आऊंगा। नागपुर में उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है राष्ट्र विनाश के मार्ग पर बढ़ रहा है, इसलिए मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूं। कांग्रेस के साथ सुलह के लिए तैयार होता तो मेरा लोकसभा में टिका रहना असंभव नहीं था। कांग्रेस सरकार को कार्य करने के लिए बहुत समय दिया गया, लेकिन अब तक वे कोई भी सवाल हल नहीं कर पाए। केवल भक्ति भाव से काम नहीं चलेगा, अब जागरूकता से घटनाओं पर ध्यान रखना होगा। पहले देश, फिर प्रधानमंत्री और कांग्रेस, इस तरह से देखना होगा। आज लोगों का कर्तव्य है कि वर्तमान सरकार को बदलें। उस समय 54 में कह रहे हैं, अभी एक ही टर्म हुआ था, लेकिन वो चाहते थे और रफ्तार से विकास हो, तो बदलना चाह रहे थे। आज भी 2 टर्म हो गया है, कितना विषमता घटा है, बढ़ा है, इसकी समीक्षा कर लीजिए। कह रहे हैं कि आज दुनिया में भारत का कोई दोस्त नहीं। हिटलर की जर्मनी को जैसे घेर लिया गया, वैसे ही यहां कुछ हो रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका से मिल रहे सैनिक मदद बहुत गंभीर बात है, उसका बड़ा गंभीर असर होगा। पाकिस्तान को इस प्रकार की मदद जब मिल रही है, तब यहां वहां विकृत खंडित मुस्लिम राष्ट्र भी एक होंगे और उनके संयुक्त इस्लामी राज्य की स्थापना हो। वो रूस और चीन की बात कर रहे थे कि रसिया और चाइना में जो वामपंथ है, उससे भारत की संप्रभुता पे, जो सॉवरेंटी है, उस पे किस किस तरह के खतरे हो सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। आज आपके समाज में से चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, इतने लोग कहां हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात कर सके। अंबेडकर चुनावी सभा में उसकी बात कर रहे थे। उसके बाद वो शाम में वहीं पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने संबोधित किया। और अगले दिन 21 अप्रैल को नागपुर आए, भंडारा आए, और यहां जो उन्होंने बात कही है, वो बात मैं कुछ आपसे साझा करना चाहता हूं। कह रहे हैं उस समय 2 लोगों को भेजना था, डुअल वोटिंग राइट था 2 लोगों को, कि जिन 2 लोगों को संसद में भेजना है उनमें से मैं एक हूं, इसलिए मैं उम्मीदवार बनकर आया हूं। मुझे चुनावों में खड़े रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले ही ऊपर की सभा यानी राज्यसभा में सदस्य हूं। कि खेद की बात यह है कि मैंने देखा है कि राज्यसभा में कोई काम नहीं होता है, तो इसलिए वो लोकसभा में जाना। ऑलरेडी वो राज्यसभा के मेंबर थे जब यहां भंडारा में आए थे। कह रहे हैं कि चुनाव में कांटों की टक्कर होने वाली है, अपना वोट आपको किसे देना है यह बताने के लिए मैंने दौरा शुरू किया है। सेहत के कारण हर जगह जाना मेरा संभव नहीं, इसलिए जो साथी नहीं भी आए हो इस सभा में, उनको जाकर मेरा संदेश पहुंचा देना, बता देना। कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं कि 500 में से 400 सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर भी वो हर जगह उम्मीदवार खड़ा करती है, और इसमें वो नैतिकता का सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब ऑलरेडी बहुमत है तो हर जगह उम्मीदवार खड़े करने की जरूरत क्या है। 7 साल आजादी को मिले, इतने समय में कर्तव्य परायण पुरुष तो आसमान धरती पर ला सकते थे। अभी हमारे बड़े साहब को भी 8 साल मिल गया, अभी
बना कुछ नहीं है, बिका ज्यादा है। अब बोलने पे केस भी है, हथकड़ी भी है, जेल भी है। अभी मेरा लंदन का वीजा रिजेक्ट हुआ है 4 दिन पहले। आप में से कई साथी ने देखा होगा। कह रहे हैं कि आज का प्रमुख मुद्दा विषमता का है, लेकिन इस बारे में कोई बोलता तक नहीं। विषमता का, आज विषमता की खाई कितनी बड़ी है। वो 7 साल की बात कर रहे थे और 47 से लेकर 75 साल, ये अमृत काल चल रहा है आजादी का। तो जब अमृत मंथन हुआ था तो अमृत गया था देवताओं को, आर्य को, और विष गया था असुरों को, शूद्रों को। तो अमृत का जब मंथन हो रहा है तो घोषणा हो गई है कि अमृत काल है। तो इस अमृत का जो माल पूरा मिलेगा वो किसको मिल रहा है आप देख रहे हैं, और आपके हिस्से में क्या आ रहा है ये भी आप तय कर लीजिए। किसको अमृत मिल रहा है और किसको विष मिल रहा है, ये आपको देखने की जरूरत है। सब मैं समझाऊंगा नहीं। घुसखोरी, जवाहरलाल नेहरू उनके अच्छे मित्र भी थे। हमारे लोग खाली डिफरेंसेस तलाशते हैं, और उस समय का जो पॉलिटिकल कल्चर था इस तरह का नहीं था कि आप ओपोनेंट है तो आप भाषण भी दीजिएगा लेकिन साथ में खाना भी खाएंगे। कह रहे उस समय भी भ्रष्टाचार का मसला था। तो उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू में बहुत दम नहीं है, वो खुद ईमानदार हैं, खुद ईमानदार हैं। ये देखिए, एक ओपोनेंट लीडर का एक क्रेडिट भी देना कैसे होता है। वे खुद ईमानदार हैं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन उनका एक ही दोष है कि वे अगर किसी को एक बार दोस्त मान लेते हैं तो हमेशा के लिए शरण देते हैं। एक बार दोस्त मान लिया तो मान लिया। जवाहरलाल नेहरू लोगों को परख नहीं सकते, कहना कि इमोशनल आदमी है, दोस्त मान लिया, परख नहीं सकते। अपने पसंदीदा लोग और देश हित में क्या कोई फर्क नहीं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को यह फर्क नहीं समझ में आता है। अब कुछ जो सांसद थे, शेड्यूल कास्ट सांसद उस समय थे, उन पर भी कटाक्ष कर रहे हैं इसी भाषण में, इसी मैदान में। कह रहे हैं कि कांग्रेस के कितने सदस्य पार्लियामेंट में भाषण करते हैं, या उनसे पूछिए। बोरकर अगर यहां होते तो मैं उनसे पूछता कि आप क्या करने वाले हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या वह कानून जानते हैं। भत्ते में सिर्फ 30 रुपए के लिए भागते हैं, इससे आगे वे क्या जानते हैं। आजकल भी लोग कहते हैं, बहुत सारे नेता सिर्फ टीए बनाने जाते हैं, सदन में बोलते कम है, बोलना मना है, सोचना मना है, बोलना सोचना बंद। बहुत सारे संसद में देखते हैं हम लोग, सुनते हैं। आपके महाराष्ट्र के भी कई नेता हैं, इतना एट्रोसिटी हो जाए, कुछ हो जाए, मस्त रहते हैं, खा पी के सोए रहते हैं, कोई आवाज वहां पर नहीं निकलती। पार्लियामेंट के काम के लिए पूनम चंद जी कितने लायक हैं मैं नहीं जानता। कांग्रेस को लगता है कि लोगों का कांग्रेस पर विश्वास है, लेकिन हमारे नाम से किसी भी आदमी को वोट कीजिए, क्या यह कहना विश्वासघात नहीं। एक आदमी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। आज भी हमारे साहब जो हैं वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नकल करते हैं, तरह तरह के सूट कोट पहनते हैं, उसी तरह बच्चों के साथ कई बार फोटो खिंचाते हैं, डिफरेंट ड्रेसेज में फोटो खिंचवाते हैं, और पूरे भारत में अपने ही नाम पर वोट मांगते हैं। तो दोनों में पैरेलल एक सिमिलरिटी आप देख सकते हैं। अस्पृश्य वर्ग, अंतिम बात कह रहा हूं, अस्पृश्य वर्ग के मतदाताओं पर मेरा पूरा विश्वास है। आपको किसी प्रकार की घुसखोरी का शिकार नहीं होना है। अपने वोट को एक अमूल्य चीज मानिए। आप निम्न जाति के, ध्यान में रखें कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। ब्राह्मणों की तरह धार्मिक सामर्थ्य भी हमारे पास नहीं, इसलिए हमारा वोट राजनीतिक क्षेत्र की हमारी एक अनमोल चीज है। द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द पॉलिटिक्स, द वोटिंग राइट, अनमोल चीज, उसे बेचिए मत। हम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए अगर एक एक दाना चुनकर भरें तो हमारी बोरी भरेगी। जिसे मतदान का अधिकार प्राप्त है उसे मतदान अवश्य करना चाहिए, तभी मैं जीतूंगा।
समाजवादी पार्टी से नाराज थे, लेकिन तब भी उन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के लिए, वोट देने के लिए अपील की थी। बहुत सारी बात दोस्तों यहाँ पर कहने लायक है, लेकिन काफ़ी वक्त हो चुका है। अंबेडकर आज की तारीख में होते तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो राजनीतिक माहौल है, अमेरिका में ब्लैक्स ने अपनी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं नहीं बनाई। उन्होंने प्रेशर ग्रुप क्रिएट किया और कोई भी सरकार हो उसको मजबूर किया कि हमें हिस्सेदारी, हमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। वहां रिप्रेजेंटेशन आपको मिलने से बाद में आया, ब्लैक्स का राइट बाद में आए। लेकिन जाकर देखिए, वो हॉलीवुड में भी टॉप एक्टर एक्ट्रेस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, मिलियनेयर भी हैं, बिलियनेयर भी हैं, दुनिया के सबसे तेज रफ्तार दौड़ने वाले हैं, है कि नहीं? जात जात की पार्टी बनाकर अपने क्या खोया क्या पाया। ज्योतिबा फुले की आज जयंती है, बाबा साहब की जयंती 2 दिन बाद है। जाके सोचिएगा जरूर। समाज जागृत होता है ना, तो आमदार हो या खासदार हो, उस पर दबाव बनाता है, दबाव, प्रेशर बिल्डअप करता है कि जाओ पार्लियामेंट में बोलो कि हमारे बच्चों का भविष्य किधर, कहां पढ़ेंगे हमारे बच्चे, कहां मिलेगी नौकरी। संसाधन में हिस्सेदारी का दावा ठोको। हमारे पास अगर 10 लाख वोट ट्रांसफर करने की ताकत हो जाए ना, 10 लाख, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बैठा रहूंगा, एजेंडा सेटिंग करूंगा कि भाई इस एजेंडा पे जो काम करेगा वो मेरे पास आओ बात करने। निजीकरण हो रहा है, ठेकेदारी में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सरकारी ठेका में हमारे लोगों को रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन दोगे कि नहीं दोगे, ये बताओ। 500 करोड़ का ठेका दे रहे हो तो हमारे लोगों को कितने का दोगे, ये बताओ। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा कहां खर्चा हो रहा है, ये बताओ। नहीं, ये एजेंडा नहीं। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट कितने बनेंगे, ये बताओ। बजट बनता है आजकल, कोई SC ST का नाम भी नहीं लेता, क्योंकि आपका वोट इररिलेवेंट हो गया। कोई वोट मांगने भी नहीं जा रहा है अब, क्योंकि समझता है कि सब जात जात का पार्टी अपने को वोट देगा, ऐसी क्या जरूरत है मांगने, मांगो ही मत। तो आपने वोट की कीमत नहीं पहचानी। वोट की कीमत है अपने समाज के हक हकूक में, अपने अधिकार में कैसे दबाव बनाकर ज्यादा से ज्यादा। मैंने डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण दिया, अंग्रेजों से लड़ते थे, दबाव बनाते थे, अधिकार डिस्काउंट लेते थे। कांग्रेस से लड़ते थे, दबाव बनाते थे, डिस्काउंट लेते थे। वो पार्टी बना के जितना काम नहीं कर पाया, बगैर पार्टी को सजा की। और यहां दलितों को लगता है कि जात जात का पार्टी बना लेगा, हुक्मरान बनेगा। ये सब झांसे में नहीं आइए। बात थोड़ी कड़वी कर रहा हूं, लेकिन मैं बात ही ऐसी करता हूं। बहुत सारे तो हो गए, इतने सारे MLA MP मिनिस्टर, पता नहीं क्या क्या हो गए। बाबा साहब ने अकेले, उसके बाद मैं जगजीवन बाबू को उनका एक्सटेंशन मानता हूं कि बाबा साहब के बाद जितना रिजर्वेशन लागू हुआ, अगर जगजीवन राम नहीं रहते तो नहीं लागू होता, वो एक्सटेंशन ही मानता हूं। बहुत लोग हर समय जो है ना विरोधाभास दिखाते हैं। सारे कैबिनेट में दोनों बैठते होंगे तो कभी हेलो नहीं करते होंगे, हेलो हाउ आर यू, कभी मुस्कुराते नहीं होंगे, चाय नहीं पीते होंगे, खाना नहीं खाते होंगे। लेकिन जो लोग हमारे नायकों को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है, उनसे पहले पूछिए कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आपका क्या योगदान है। इतने सारे बड़े मिडिल क्लास हो गए, कहां आपके अधिकार बचे हैं? आप पे वायलेंस कम हो रहा है क्या? अभी भी मूंछ रखने पे जो है जान मार दिया जा रहा है, बुलेट चढ़ने पे माना जा रहा है। 75 साल आजादी के अमृत काल वाला है। तो इसलिए भक्ति भावना से हटिए और नेताओं से सवाल करना शुरू कीजिए। बच्चा को अंग्रेजी पढ़ाइए, भले 1 रोटी कम खाइए, बच्चा को अंग्रेजी पढ़ाइए। काबिल बच्चा, उसको ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड पढ़ाइए, कोलंबिया पढ़ाइए।
बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते। अरे 100 बच्चा तैयार करेंगे, 90 उसमें बेकार हो जाएगा, 10 भी ढंग का आएगा, वो भी मिशन चला लेगा। लेकिन पहले 100 तैयार तो करें। और जितना ये सब सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं ना, जो बढ़िया तेज तर्रार पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, इसमें अपना समय बर्बाद ना करें 1-2 साल से ज्यादा। सीए बनिए, वकील बनिए। वकील ढंग के नहीं हमारे पास, क्योंकि सब लोग वही धीरे धीरे रिजर्वेशन सिकुड़ता जा रहा है। वही 10 को नौकरी के लिए पूरे भारत भर में लाखों युवा, हमारे लाखों युवा 35-35 साल तक, 40-40 साल तक वही पीटी और मेंस की तैयारी करते रहते हैं। क्यों अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं? उसको बिजनेस मैनेजमेंट पढ़वाइए, उसको बिजनेस करवाइए, ये सब करवाइए। आर्थिक समृद्धि होगी, जितना ज्यादा ये समाज आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, उतना ही समझिए ये मनुस्मृति पर एक तरह से वैचारिक हमला होगा। शुक्रिया, थैंक यू।